हेलो एंड वेलकम डे स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर वेक्टर। ओके। मैं अनुज सिंह पवार आपका फिजिक्स मेंटर हूँ। ओके। तो फिजिक्स जो सब्जेक्ट है, अगर बच्चों की नज़रों में देखें तो काफ़ी डर लगता है कि फिजिक्स में ये लॉ पढ़ेंगे वो लॉ पढ़ेंगे, कुछ समझ आएगा बाउंसर जाएगा। बिल्कुल भी डरने की जरूरत है नहीं हमें। आप आराम से पढ़े, बिंदास होकर पढ़े, साथ साथ पढ़े। ओके। तो सबसे पहला हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर। वेक्टर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वेक्टर का जो यूज है वो आपको पूरी ही फिजिक्स में मिलेगा। ओके। तो सबसे पहले हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि आपने फिजिकल क्वांटिटीज और वेक्टर इन सब का आइडिया आपको नाइन्थ या टेंथ में आपने लिया होगा, लेकिन मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप बिल्कुल जीरो लेवल पर है। ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटीज जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज करिए कि मेरे पास में 1 केजी सोना है। ओके। तो 1 केजी अगर मेरे पास गोल्ड है तो हो सकता है, क्योंकि हम उसको मेजर कर सकते हैं। ओके। तो ये फिजिकल क्वांटिटी हुई, मतलब जिस क्वांटिटी का मेजरमेंट किया जा सकता है उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ओके। मैंने फोर्स लगाया 50 न्यूटन, तो 50 न्यूटन लगाया, सब तो लगा सकते हैं, तो ये फिजिकल क्वांटिटी हुआ। लेकिन सपोज करिए कि मेरे हाथ में दर्द है, तो दर्द का कोई मेजरमेंट नहीं है, कितना दर्द है, सब मेरे हाथ में 1 केजी दर्द है, तो 1 केजी दर्द है तो उसका कोई मेजरमेंट नहीं है, तो ये फिजिकल क्वांटिटीज में नहीं आता। ओके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। ओके। सो फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक तो हुई स्केलर और एक हुई वेक्टर, जो कि हम पढ़ने वाले हैं। स्केलर और वेक्टर का भी आपको आइडिया होगा, बता देता हूं मैं। स्केलर मतलब जिसमें डायरेक्शन का कोई भी रोल ना हो। अभी टाइम हुआ है 9 बज रहे हैं साहब, तो 9 बज रहे हैं तो इसमें डायरेक्शन नहीं कि किधर बज रहे हैं, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, तो ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसमें मुझे केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, केवल वैल्यू चाहिए उसका। ओके। लेकिन सपोज करिए कि फोर्स की बात करें कि मेरे शरीर पर 2 न्यूटन का फोर्स लगा है, तो सब 2 न्यूटन का फोर्स लगा है तो कहाँ लगा है, किधर से लगा है, मतलब डायरेक्शन का रोल आ रहा है। डायरेक्शन का रोल अगर आया है मतलब वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ओके। तो स्केलर क्वांटिटी हालांकि आप जानते हैं, फिर भी हम एग्जांपल लिख लेते हैं। टाइम हुआ, आपका स्पीड हुआ, टेम्परेचर हुआ, ये सब स्केलर क्वांटिटीज में आती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन का भी रोल हो, फोर्स हुआ, आपका वेलोसिटी हुआ, ये सभी जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ओके। तो वेक्टर क्वांटिटीज में हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। इसमें आपको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ओके। और इसमें हमें केवल चाहिए मैग्नीट्यूड। ठीक है। तो ये तो हुई फिजिकल क्वांटिटीज की बात। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है, स्केलर और वेक्टर। और वेक्टर में हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, और स्केलर में हमें केवल मैग्नीट्यूड की बात करनी है। ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम वेक्टर की। ठीक है। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सबसे पहले अपन रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं उसका। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ओके। हम फोर्स को ही लेते हैं। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। तो फोर्स को हम डिनोट करते हैं एफ से, और यहां लगाते हैं एक एरो। अगर इसके सिर पे लगा है एरो तो समझ जाइए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के सिर पर अगर एरो लगा है तो समझ जाइए कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके। तो ये क्या हुआ, ये वेक्टर क्वांटिटी हुआ। ओके। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अगर मैंने इस टाइप से लिखा है दो
पिलर के बीच में अगर एफ वेक्टर को रख दिया है तो इसका मतलब है कि ये मैग्नीट्यूड हुआ। ओके, ये सिंबल है, आपको याद रखने हैं। ये क्या हुआ? ये हुआ मैग्नीट्यूड। अब क्योंकि एफ वेक्टर लिखा, फिर दो पिलर लगाए, कभी कभी इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिखा जाता है, सिंपली एफ। सिंपली एफ लिखा है तो इसका मतलब है कि ये भी मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। ओके, अब बात करते हैं डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन क्या शो करेगा, मतलब डायरेक्शन को हम कैसे बताएंगे? तो डायरेक्शन जो है वो ये जो एरो दिखा रहा है ये इसका डायरेक्शन बताता है। ओके, एरो से हमें पता चलेगा कि उसका डायरेक्शन क्या है, और मैग्नीट्यूड मतलब इसका अगर आपने बॉक्स बना के उसको लिखा है, सिंपली एफ लिखा है, तो इसका मतलब है कि वो उसका मैग्नीट्यूड शो कर रहा है। अभी हम एग्जांपल लेंगे, आपको ज्यादा क्लियर होगा। सपोज करिए हम वेलोसिटी की बात करते हैं। ओके, तो अगर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होगा, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे कि मैंने कहा कि मेरी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, तो अगर मेरी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है तो ये स्टेटमेंट अधूरा हुआ। क्यों? वेलोसिटी की आप बात करो तो इसमें डायरेक्शन का तो आपने यूज किया ही नहीं। आप कह रहे हो कि 2 मीटर पर सेकेंड, तो किस डायरेक्शन में? सपोज करिए कि मेरी वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड है नॉर्थ की डायरेक्शन में, तो हाँ मैंने डायरेक्शन भी बता दिया है। और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या है? वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो 2 मीटर पर सेकेंड मेरा जो मैग्नीट्यूड है वो किधर है? नॉर्थ की डायरेक्शन में, मतलब मेरी वेलोसिटी होगी, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ गए हैं। अब सपोज करिए कि आपकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है अलोंग नॉर्थ। यहां पर मेरी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। तो 2 मीटर पर सेकेंड क्या शो कर रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड शो कर रहा है मेरा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, जिसको हम स्पीड बोला करते हैं। 2 मीटर पर सेकेंड जो है वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड शो कर रहा है, जिसको हम स्पीड बोला करते हैं। ये जो एरो है ये शो कर रहा है डायरेक्शन, मतलब मेरी जो वेलोसिटी है वो उस डायरेक्शन में है। ओके, अब आपकी जो वेलोसिटी मैंने बोली, आपकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड उसी डायरेक्शन में। तो 4 मीटर पर सेकेंड उसी डायरेक्शन में है, तो मैं इस एरो को ऐसा बना देता हूं, 4 मीटर पर सेकेंड। ये 2 मीटर पर सेकेंड हुआ, डायरेक्शन यही रखा है देखिए आप, और क्योंकि आपका वेलोसिटी भी इधर ही है, डायरेक्शन उसका यही है, तो मैंने एरो जो बनाया वो इसी डायरेक्शन में बनाया हुआ है। ओके, तो कभी कभी क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर तो हम देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, मेरा वेलोसिटी है, स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड, आपका स्पीड है, तो हम जज कर सकते हैं कि आपका जो स्पीड है वो मेरी स्पीड से ज्यादा है। लेकिन कभी कभी सपोज करिए कि ये लिखा है ए का स्पीड इधर है और ये लिखा है बी का स्पीड, मैग्नीट्यूड नहीं दिया है, डायरेक्शन दोनों का सेम है, तो हम जज कर सकते हैं कि ए का जो स्पीड है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ओके, हम केवल एरो से भी जज कर सकते हैं कि एरो की लेंथ से। ओके, अब जैसे कि मैं बात कर रहा था कि डायरेक्शन जो वेक्टर की है हम एरो से शो करते हैं, तो ये तो हुआ इसका हेड, और इसको बोलते हैं टेल। ओके, हमें याद रखना है ये तो हुआ टेल और ये हुआ इसका हेड। ओके, तो ये तो हुआ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड को हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड को हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, लेकिन अगर एरो ऊपर लगाया हुआ है तो ये क्या शो कर रहा है? एक वेक्टर क्वांटिटी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव वेक्टर की। ओके, नेगेटिव वेक्टर बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, ऐसा मान के चल रहा हूं मैं कि आपको कुछ नहीं आता है। ओके, हालांकि आपने 9th और 10th में पढ़ा होगा, लेकिन हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें। नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर बिल्कुल सिंपल, हमें समझ आ रहा होगा। सपोज करिए कि ये वेक्टर है ए वेक्टर इधर, ये मैंने यहाँ पर एरो लिखा। अच्छा, हमें कभी कभी ऐसा भी डाउट होता है बच्चे को कि जैसे कि मैंने लिखा है कि एफ वेक्टर, तो
इसका ये मतलब नहीं है कि इसके ऊपर एरो लगा है तो इसका डायरेक्शन ये हुआ, वो केवल ये शो कर रहा है ऊपर वाला एरो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा नहीं कि किसी ने एफ ऐसा लिख दिया तो साहब एफ का डायरेक्शन ऐसा हो गया, ऐसा नहीं, ये केवल शो कर रहा है कि एफ जो है फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है या जो भी वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्वांटिटी को। ओके, तो उसके सिंबल के ऊपर अगर एरो लगा है तो वो केवल इतना ही रिप्रेजेंट करता है कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो हम बात करते हैं फिर से नेगेटिव वेक्टर की। सपोज करिए कि एक वेक्टर इधर है जिसका डायरेक्शन ए वेक्टर, सॉरी जिसका ए वेक्टर है जिसका डायरेक्शन इधर है, तो नेगेटिव ए क्या होगा, नेगेटिव ए होगा जस्ट उल्टा, तो हम उसको ऐसे डिनोट करेंगे। ओके, सिंपल है, नेगेटिव वेक्टर जिस डायरेक्शन में वेक्टर है उसका जस्ट अपोजिट मैग्नीट्यूड उतना ही रखना है। ओके, 2 मीटर पर सेकेंड अलोंग नॉर्थ, तो उसका नेगेटिव क्या होगा, 2 मीटर पर सेकेंड अलोंग साउथ। ओके, जस्ट रिवर्स। तो ये हुई नेगेटिव वेक्टर की बात। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक्सिस की। एक्सिस आपने सुना होगा एक्स वाई एंड जेड। ओके, तो हम बात करते हैं एक्सिस की। हालांकि जो वेक्टर जो चैप्टर है वो मैथमेटिक्स का चैप्टर है। ओके, जिसमें वेक्टर को काफी डिटेल से पढ़ाया जाता है, लेकिन फिजिक्स में वेक्टर का मीन्स एक मान के चले कि 50 to 60% पोर्शन ही है और वो काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो वेक्टर है वो बहुत ही मतलब एडवांस लेवल तक जाता है मैथमेटिक्स के अगर व्यू से देखें हम, लेकिन फिजिक्स में जो इसका यूज है वो 100% का कितना है, लगभग 50 to 60% है। ओके, तो हम बात करते हैं एक्सिस की। एक्सिस का नाम आपने सुना होगा एक्स वाई एंड जेड। ओके, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस बनाते ऐसे हैं। ये हुआ x, ये हुआ y और ये हुआ z। ओके, ये तीनों जहां इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो हमें याद रखना है। ओके, ओरिजिन। चल रही, मैं धीरे धीरे सब बताऊंगा आपको। तो एक्सिस जो है वो एक्स वाई और जेड इस टाइप से बनाते हैं। क्या ये जरूरी है कि एक्सिस हमेशा ऐसे ही हो, मीन्स एक्स को हमेशा आपको ऐसे ही रखना है? कोई जरूरी नहीं, हम एक्स को ऐसे भी रख सकते हैं, वाई को ऐसे भी रख सकते हैं और जेड को ऐसे भी रख सकते हैं। ये भी एक्सिस सही है, ये भी एक्सिस सही है, लेकिन जनरली जनरली हम ऐसा बनाते हैं जनरली। ओके, क्योंकि अच्छा लगता है दिखने में, वो थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है। ध्यान क्या रखना है एक्सिस बनाते समय? एक्सिस बनाते समय हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि जो तीनों ही एक्सिस हैं वो परपेंडिकुलर होने चाहिए। परपेंडिकुलर का मतलब है कि उनके बीच का जो एंगल होना चाहिए कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ओके, ठीक है, यहां भी 90 डिग्री एंगल है तीनों के बीच का। तो आप एक्सिस कैसे भी बना सकते हैं दुनिया में, पर बस हमें इतना ध्यान रखना है कि एक्सिस जो है वो तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब आपस में तीनों ही परपेंडिकुलर होने चाहिए। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि एक्स वाई और जेड एक्सिस की हमने बात कर ली है। अब एक्स वाई और जेड एक्सिस को हम बना तो लेंगे, लेकिन उनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हमें थोड़ी पता है कि किस बंदे ने एक्स को हॉरिजॉन्टल में बनाया है, किसने वर्टिकल में बनाया है। ओके, तो डिनोट कैसे करते हैं? तो एक्स एक्सिस को डिनोट किया जाता है आई कैप से। आई कैप, टोपी मतलब। ओके, आई कैप, जब भी किसी भी वेक्टर के ऊपर कैप लग जाए तो उसका मतलब है कि वो एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब है कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 1 है, 1 यूनिट। ओके, आई कैप का क्या मतलब है? आई कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। जब भी आई कैप दिख जाए तो समझ जाइए कि वो एक्स एक्सिस को डिनोट कर रहा है। ओके,
कैप लगा हुआ है इसका मतलब है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। ओके, इस कैप का क्या मतलब है, सिंपली दैट मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। यूनिट कुछ भी हो सकता है 1 का। ओके, सपोज करिए कि हम इसको आई ही मान लेते हैं। सो आई कैप, सिमिलरली हम y एक्सिस की बात करें तो y एक्सिस को कैसे डिनोट किया जाता है, y एक्सिस को डिनोट किया जाता है j कैप से अलोंग y एक्सिस, और k कैप को डिनोट किया जाता है z एक्सिस के लिए। ओके, तो जब भी आई कैप लिखा हुआ हो तो समझ जाइए कि वो x एक्सिस को डिनोट कर रहा है, j कैप जो है वो y एक्सिस को डिनोट कर रहा है, और k कैप जो है वो z एक्सिस को डिनोट कर रहा है। ओके, अब हम थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं। हालांकि आपको इतना पता होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं मान के चल रहा हूँ कि हमें बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है। ओके, जैसे कि सपोज करिए आपने बचपन में पढ़ा होगा, ये तो ये x हुआ, ये y हुआ। ओके, हम केवल x और y की बात कर रहे हैं। z जो है वो तो बाहर है, एक्सिस तो 3 है। x और y हमने यहाँ रखे हैं बोर्ड के प्लेन में। ओके, मीन्स यहीं बोर्ड पे चिपकते हुए हमें चलना है। ओके, ये जो पोर्शन है वो है 0,0। इसका जो ओरिजिन है वो है ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में। ओके, सो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में मैं 2 एक्सिस ले रहा हूं अभी, तो हम उससे समझते हैं। हालांकि आपको पता होगा कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं वो बचपन में हम पढ़ चुके हैं। बचपन में वही 9th और 10th। ओके, मैंने अभी 2 एक्सिस लिए हैं, जेड एक्सिस की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एक्स और वाई। ओके, एक्स और वाई मीन्स हम केवल इसी प्लेन की बात कर रहे हैं, हम इस प्लेन से बाहर नहीं आ रहे। प्लेन मीन्स ये बोर्ड है, मतलब मुझे इस बोर्ड से ही चिपकते हुए चलना है। ओके, ये जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ एक्सिस का, इसको बोलेंगे ओरिजिन। मैंने 2 ही कोऑर्डिनेट लिए हैं क्योंकि अभी मैं z की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं तो मुझे 0,0,0 लिखना पड़ता। ओके, ये अपना रेफरेंस पॉइंट है जहां से कहानी शुरू हो रही है। ओके, इसको आप कहीं भी ले सकते हैं, कहीं भी मीन्स यहां बनाया आप यहां भी बना सकते हो, फिर एक्सिस यहां से स्टार्ट होगा। ओके, मैं आपको बोलूं कि 2,3 कहां होगा, तो 2,3 का क्या मतलब है, पहले होता है x कोऑर्डिनेट, फिर होता है y कोऑर्डिनेट। ओके, x कोऑर्डिनेट का मतलब है कि मुझे केवल x के अलोंग ही चलना है। कितना यूनिट चलना है, 2 यूनिट। ओके, मतलब यहां से मैं चला x के अलोंग कितना, 2 यूनिट। यूनिट कुछ भी हो सकता है, मीटर सेंटीमीटर जो भी है। यहां तक मैं कितना चला, 2 यूनिट। फिर मुझे y में चलना है, y किधर है, ऊपर, कितना चलना है, 3 यूनिट। तो ये जो पॉइंट हुआ इसको हम बोलेंगे 2,3। इसका हमें आइडिया होना चाहिए। ओके, अब ये तो हुई 2D की बात, अब हम बात करते हैं 3D की। आप सभी नोट करते जाइए ना, पोज करके नोट कर लें। अब हम बात करते हैं 3D की। हमें कोऑर्डिनेट का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, क्योंकि वेक्टर में जब हम आगे पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर के बारे में, तो पोजीशन वेक्टर के लिए हमें किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए। ओके, 3D की बात करते हैं। ओके, ये मैंने 3D में एक क्यूब बना लिया है। क्यूब जानते हैं आप सभी, क्यूब मीन्स ऐसा कमरा जिसकी सभी साइड्स क्या हो, इक्वल हो। ओके, एक क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8। आप कमरे को देखिए, कमरे में काउंट करिए कॉर्नर्स। ओके, वर्टेक्स भी बोलते हैं उनको। एक कमरे में 8 कॉर्नर्स होते हैं। कितनी फेसेस होती हैं, तो 6 फेस होती है, 6 दीवार होती है। ओके, ये बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स है। सपोज करिए कि इसका क्यूब का लेंथ मैंने लिया है a,
ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ तीनों एक्सिस का, ये हुआ ओरिजिन 0,0,0। 0 0 का मतलब है कि हम अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब यहां से अभी हम यहीं रुके हुए हैं, कहानी जो पिक्चर है वो यहां से शुरू होगी। ओके, क्यूब को मैंने 3D में बना दिया है, सभी जो लेंथ है वो ए करके है। ओके, तो आप एक एक करके मुझे बताते जाइएगा कि इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, ये वाला जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे। तो देखिए यहां से लेकर यहां तक की लेंथ भी ए ही हुई, लेकिन हम जब यहां से लेकर यहां तक चले तो मुझे ना y में चलने की जरूरत लगी ना मुझे z में चलने की जरूरत लगी, बस मुझे चलना किधर है, x के डायरेक्शन में। कितना चलना है, a यूनिट। तो इसकी कोऑर्डिनेट हुए a, तो मैं x में चला, y और z में चला ही नहीं, तो a,0,0। ओके, सिमिलरली इसकी बात करें तो 0,a,0, क्योंकि अब मुझे x और z में चलने की जरूरत नहीं लगी। इसकी अगर बात करेंगे तो 0,0,a। ओके, इसकी अगर बात करेंगे ये वाला आराम से, वो वाला जो पॉइंट है वो कौन से प्लेन में है, वो केवल x और y में है। ओके, x और y में है मतलब मुझे z में नहीं आना है, तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए मुझे x में कितना चलना पड़ेगा, मुझे x में चलना पड़ेगा a, y में मुझे कितना चलना पड़ेगा, वो भी a, और z में नहीं चलना पड़ेगा, तो 0, a,0। ओके, इस पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट जो है वो बिल्कुल बाहर आ गया। थोड़ा इमेजिन करें आप 3D में, बिल्कुल बाहर है, बाहर मतलब x और y और z तीनों में है। तो यहां तक पहुंचने के लिए मुझे कहां कहां चलना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, यहां तक पहुंचने के लिए मुझे x में भी चलना है a, y में भी चलना है a, और z में भी चलना है a। तो ये जो पॉइंट हुआ ये हुआ a,a,a। ये जो पॉइंट हुआ ये x और z प्लेन में है, मतलब y में नहीं चलना है, तो x और z में है तो a,0,a। फिर बचा ये पॉइंट जो y और z में है तो इट इज 0,a,a। ओके, तो कोऑर्डिनेट का हमें आइडिया होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर हमें कोऑर्डिनेट का आइडिया होगा तभी हम अगला जो अपना टॉपिक है दैट इज पोजीशन वेक्टर उसको समझ पाएंगे। सपोज करिए कि एक और चीज बता देता हूं मैं, 2D की बात कर लेते हैं। ये हुआ x और ये हुआ y। अभी मैंने आपको बताया था कि 2,3 पॉइंट कहां होगा, तो 2,3 पॉइंट कहां होगा, समवेयर हियर। लेकिन मैं बात करूं कि 2,-3 कहां होगा, तो -3 का केवल इतना सा मतलब है कि हम नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, किसकी, y की। तो 2,-3, तो 2 तो हमें x में ही चलना है, और -3 मतलब हमें नीचे आना है। तो ये जो हुआ वो पॉइंट हुआ 2,-3। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स का आइडिया हमें होना चाहिए, हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट लोकेट करना आना चाहिए। ओके, काफी सिंपल है, आप बस इतना देखिए कि हम x में जा रहे हैं, y में जा रहे हैं कि z में जा रहे हैं। ओके, तो हम बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की।